जितने भी इसने बातें की सब हकीकत है। अपने कायद की मोहब्बत के लिए हम सिंध से यहाँ तक आए। ये जलसा नौजवानों का जलसा है, शहीद हैदर मलिक सियालवी का जलसा है। तो इंशाल्लाह आप बड़ी चेंज देखेंगे इस जलसे के बाद। लॉयल्टी और मंशूर, हमने जो मंशूर हमारे चेयरमैन और हमारे कायद ने जो मंशूर रखा हुआ है, उस मंशूर के अंदर हर इस मुल्क के हर मसले का हल है। तो हमारा मंशूर का नुक्ता ये है कि सबसे पहले जितने भी गजट ऑफिसर है 17 ग्रेड के, जब भी उनकी नौकरियां खत्म होगी या रिटायरमेंट होगा, उनके लिस्ट दिए जाएंगे कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पर सब बराबर है इस मुल्क के अंदर। कोई जर्नल या मेरा जो अवाम के ये नुमाइंदे या फिर कोई गरीब है जो हारी मजदूर है, वो भी जर्नलों के बराबर है। यहाँ पर कोई किसी से ऊपर नहीं है। सरबरा फौज के होकर आप सारे छुप कर बैठे हो, आपको शर्म नहीं आती? शहीद सियालवी साहब की माशाल्लाह एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने नौजवानों को अपने साथ इकट्ठा किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? चौधरी मोहम्मद काशिफ। चौधरी मोहम्मद काशिफ साहब। चौधरी मोहम्मद काशिफ साहब, ये जो जलसा हो रहा है, आप इसको पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना में किस तरह गेम चेंजर समझते हैं? ये गेम चेंजर की हकीकत बात है, ये एक हकीकत है। नौजवान नस्ल को आगे लेके आना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं PP 248 भावलपुर का कैंडिडेट हूँ MBA का, और अल्हम्दुलिल्लाह PP 248 भावलपुर के कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये शहीद अहमद सियालवी साहब पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की तरफ से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर आप इसे किस तरह गेम चेंजर समझते हैं? ये गेम चेंजर नहीं है, हम लोग हकीकत की तरफ आ रहे हैं। हमने इन 75 सालों को इन लोगों को जो बबरियत करते आ रहे हैं ना, इनको ख़त्म करने के लिए तरफ आ रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे MN से MPS जो मिल के जो बैठे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि अभी सब इत्तेहाद करके बैठ गए। अभी तक जैसे कि तारक बशीर चीमा हो गया, अब इसने क्या किया, काफ नून लीग में वजीर बन गया। उसके बाद अब क्या हुआ है, अभी इत्तेहाद कर दिया, कभी ऐलान कर दिया कि मैं काफ लीग में जा रहा हूँ, उसकी हमायत कर दी। वहाँ जो जितने भी PTI के कैंडिडेट थे, उन लोगों ने हमायत अपना काफ नून लीग की कर दी। मतलब इन लोगों ने कट जोड़ एक ही रखना है सारी ज़िंदगी। हम लोगों को 75 साल तक इन लोगों ने जलील यही करना है कि अब कभी भुट्टो आ रहा था, कभी भुट्टो जिंदा। अभी उनकी तो भुट्टो नहीं जिंदा हुई है, वो तो मरी नहीं रही अभी तक। सर लेकिन मामला ये है, कहा यह जाता है कि 75 सालों में 23 वजीर आजम अपना दौरे हुकूमत मुकम्मिल नहीं कर सके, तो आप इन 23 के 23 को कसूरवार समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यही बात है। आप समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है 75 सालों में सियासत में? अपने इस मामले के ऊपर नहीं हम आते। अगर जो हकीकत है ना, हकीकत बयान यही है कि अगर खुद इंसान ठीक हो ना, तो उसको मुल्क ठीक करने की तरफ भी कोई आता है। मगर हम स्टेटमेंट ना उसके पीछे भागे या उसके पीछे भागे, हम ये नहीं कहते कि फलाना बुरा है फलाना बुरा, किसी को बुरा नहीं कहते, मगर जो हमारे हक के लिए हम उसको सही कहते हैं। सर आखिरी सवाल ये बताइएगा कि आप शहीद अहमद सियालवी साहब को आखिरी उम्मीद क्यों समझते हैं? आखिर मत क्यों कि इनकी जितने भी इसने बातें की सब हकीकत है, और हकीकत की तरफ आ रहे हैं हम लोग। और कुछ चीज़ मतलब ये गलत की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमारे अगर बच्चों का फ्यूचर है, हमारे स्कूल या कॉलेजेस की तरफ ये जा रहा है काम। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले की बात चली है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया जाएगा। क्यों प्राइवेटाइजेशन की जाए? उसकी असल वजह क्या थी? उसकी असल वजह क्या थी? उनका कहने का मकसद कि अगर प्राइवेट स्कूल वाला अच्छी एजुकेशन देके, अच्छे नंबर देके बच्चे को पास कर सकता, तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हो सकता? मगर बात उनकी करने का ये मकसद था, मगर लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट या टीचर्स ने काफ़ी हंगामा किया, मगर ये गलत किया उन लोगों ने, ये करना नहीं था। क्योंकि अगर आपने हक के लिए, अभी मैं पिछले दिन कुछ स्कूलों का मैंने विजिट किया, मैं MPS हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ भावलपुर का, वाइस चेयरमैन भी इस पार्टी का भावलपुर का। अभी मैंने कुछ स्कूलों का मैंने विजिट किया, और टीचर्स आराम से बैठे चाय पी रहे हैं, और कुर्सी पे टांगे रख के बैठा हुआ, बच्चे खेल रहे हैं। ये पढ़ाइयाँ तो नहीं होती, फिर प्राइवेट भी इससे अच्छे हैं, तो इसलिए प्राइवेट की तरफ ये लोग जा रहे थे। तो शहीद अहमद सियालवी साहब का कहना है कि वो एक इकोनॉमिकल प्लान देंगे, एक मुआशी प्लान देंगे जिससे इस मुल्क को मुआशी बहरान से निकाला जा सके। मगर हकीकत ये है कि मुआशी पॉलिसियाँ बनाने वाला तबका एक अलग मजबूत ताकतवर लोग हैं जो इस मुल्क में मुआशी पॉलिसी बनाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इतनी सिविलियन स्पेस मौजूद है कि कोई पॉलिटिकल लीडर इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि शहीद सियालवी साहब आगे आ रहे हैं, और हमारी अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मैंने खुद भी 3 जलसे कर चुका हूँ मैं। हम लोग अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं आगे, क्योंकि हम किसी को बुरा नहीं कहते कि वो फलाना बुरा। या इमरान खान साहब ने बहुत, जैसे कि इमरान खान की पैरवी की ना हमने, हम भी खुद भी सपोर्टर थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम PNP आए, और इमरान खान के कदम नक्शे कदम भी हम जा रहे हैं। जैसे उसने सच बोला था, हम भी सच पे डट के खड़े हैं। हमारी जान भी हाजिर है। अगर PTI नहीं तो PNP इंशाल्लाह हमारी जान भी हाजिर है। यानी आप 9 मई की मजम्मत नहीं करते? 9 मई की बाद में मजम्मत करते हैं। 9 मई की मजम्मत? 9 मई की मजम्मत करते, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर मैं काशिफ ब्रोई, कोऑर्डिनेटर सिंध पाकिस्तान नजरियाती पार्टी। आप पूरे सिंध के सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर यानी सोशल मीडिया हेड हैं। मैं सिंध टीम का कोऑर्डिनेटर हूँ, जो पूरी टीम को चलाता है, कोऑर्डिनेट करता है सिंध। तो आप फिलहाल सिंध से आ रहे हैं? जी जी, सिंध से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काफिला आया हुआ है। हमारे यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा नौजवान बैठे हुए, सिर्फ शहीर भाई की मोहब्बत के लिए, अपने कायद की मोहब्बत के लिए हम सिंध से यहाँ तक आए। सर कितने लोगों का अंदाजन आपके हिसाब से कितने लोगों का काफिला आया है और टोटल कितना क्राउड होगा इस वक्त यहाँ पर लियाकत के अंदर जो मुझे क्राउड लग रहा है, लियाकत बाग? जी जी, इसके अंदर मुझे ये क्राउड लग रहा है कि तकरीबन 2500 से 3000 लोगों का क्राउड है यहाँ। जी तो सर आप इस जलसे को पाकिस्तान की तारीख में किस तरह गेम चेंजर समझते हैं? सर सबसे बड़ी बात ये है कि देखो यहाँ पर आपको सारे नौजवान मिलेंगे। हम नौजवानों को हमेशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, हमें जलीलो ख्वार किया गया है। ये जलसा नौजवानों का जलसा है, शहीद हैदर मलिक सियालवी का जलसा है। तो इंशाल्लाह आप बड़ी चेंज देखेंगे इस जलसे के बाद। सर कोई आपको ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बाकी किसी लीडर में मौजूद नहीं? सबसे बड़ी बात लॉयल्टी और मंशूर। हमने जो मंशूर, हमारे चेयरमैन और हमारे कायद ने जो मंशूर रखा हुआ है, उस मंशूर के अंदर हर इस मुल्क के हर मसले का हल है। आपका इकोनॉमिक से लेकर हमें A to Z, आप जो इस वक्त मुझसे पूछेंगे जो सवाल मैं आपको बता सकता, क्योंकि हमारे मंशूर के अंदर A to Z सारे हल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, उन सब हालात के मसलों के हल हमारे पास मौजूद है मंशूर के अंदर। सर मामला ये है, आपके मंशूर के अंदर एक बड़ा जो मेजर पोर्शन है वो जी इकोनॉमिक पॉलिसी का रिवाइवल। तो आप समझते हैं कि पिछले 75 सालों के अंदर तमाम इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ ताकतवर लोगों ने बनाई है और अभी भी उन्हें किसी काकड़ के इंतजार है, क्योंकि इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपने हाथ में रखा है। क्या आप समझते हैं इतना सिविलियन स्पेस मौजूद है कि कोई सियासी लीडर पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सकेगा? सर देखिए, हमारे मंशूर का नुक्ता है, मेन जो अहम नुक्ता आपने कहा कि हम जब सियासत के अंदर आएंगे, जब हम हमारी आप सियासत में आ गए जी, मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा मंशूर का नुक्ता ये है कि सबसे पहले जितने भी गजट ऑफिसर है 17 ग्रेड के, जब भी उनकी नौकरियां खत्म होगी या रिटायरमेंट होगा, उनके लिस्ट दिए जाएंगे कि वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे ऑफिसर्स यहाँ पर खा पी कर, अपने पेट भरकर, टिड भरकर बाहर सारा पाकिस्तान का पैसा बाहर लेकर जाते। जब हम उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे, जब यहाँ पर जितना जागीरदारी निज़ाम है, जितना जागीरदारी, उसको हम अलग अलग तबकों में चेंज करें। अगर एक जागीरदार निज़ाम है, उसका 10 करोड़ का असासा है, तो वो 10 करोड़ से 5% अपने असासों से मुल्क को फराम करेगा, स्टेट को देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने लोग हैं, इतने जागीरदार, जिस मुल्क को होल्ड करके बैठे हैं। हमारे मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह यही हल है कि हम सबसे मिलकर सारे मुल्क को इकोनॉमी से। बेसिकली जब आपने बात की तो आपने कहा कि आप ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब करेंगे, नई पॉलिसीज बनाएंगे। क्या पाकिस्तानी फौज के जो अफसरान हैं उन पे भी ये पॉलिसी लागू होगी? बिल्कुल मुल्क के तमाम जनरलों में भी ये पॉलिसी लागू? बिल्कुल, यहाँ पर सब बराबर है। इस मुल्क के अंदर कोई जर्नल या मेरा जो अवाम के ये नुमाइंदे या फिर कोई गरीब है जो हारी मजदूर है, वो भी जर्नलों के बराबर है। यहाँ पर कोई किसी से ऊपर नहीं है। जब हम हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक चेंज नजर आएगा और मंशूर के साथ चेंज नजर आएगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज कहती हैं कि फौज अपना एहतसाब खुद करेगी, लेकिन आप समझते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए? बिल्कुल सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर वोट का हक, हर हक, सब कुछ एक हारी, एक गरीब मजदूर, वही हमारे इकोनॉमी को सेट कर सकता है। जबकि ये सिविलियन जो सीटों पे बैठे हुए, इनको ये नहीं पता कि हमारे मुल्क के गरीबों के साथ क्या हालात है और कैसे मसले हैं, वो ये चीज़ नहीं समझ सकते। ये शहीर भाई एक स्टेज से उठे हैं, स्टार्ट से उठे। हम जो सारे नौजवान हैं, 12 साल की पॉलिटिक्स और 1 साल पार्टी को। जी जी जी, बिल्कुल 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 ये बात आपकी ठीक है कि पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक प्रोसेस नजर आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह शहीर भाई SYP स्टेट यूथ पार्लियामेंट से लेकर उन्होंने SYP नौजवानों को मुतहद किया। सबसे बड़ी बात जो मुझे शहीर भाई की अच्छी लगती है कि अभी शहीर भाई ने कहा था कि यहाँ पर 29 दिन तक इस्राएली झंडा लगा हुआ था। हमारे किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं थी, कोई मर्द का बच्चा नहीं था, मुझे तो नहीं लगता कोई मर्द का बच्चा था। शहीर भाई अकेले अपने लड़कों के साथ, अपनी टीम के साथ, SYP के साथ जाकर वो उनके झंडे उखाड़े, उनका वो टैंक उखाड़ा है, सिर्फ इस वजह से कि हम और हमारे कायद मोहतरम, हमारे फाउंडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कभी भी यहूदी आपके नहीं हो सकते, तो हम उनको मानते भी नहीं। सर
बेसिकली जो आपने बात की, क्या आप समझते हैं कि हमें हर तरफ बायकॉट इसराइल प्रोडक्ट, आपने बात की इसराइल की, तो हमें हर तरफ एक ट्रेंड नजर आता है कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके मसले का हल हो जाएगा? क्या आप नहीं समझते खाली झंडा उखाड़ने से या इसराइल की प्रोडक्ट्स बैन करने से अब बात आगे बढ़ चुकी है? अब जरूरत इस बात की है तमाम इस्लामी ममालिक तजारत बैन कर दें इसराइल के साथ। बिल्कुल, हम सब जितने भी इस्लामिक ममालिक से उन सबको चाहिए कि वो मिलकर देखो। मुझे समझ में नहीं आता कि जनरल रायल किस चीज़ के चीफ है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ इस वक्त तक अभी तक आपने देखा ना उन्होंने कोई बात की है। रायल शरीफ, जनरल रायल शरीफ जो हमारे यहाँ पर चीफ रह चुके हैं, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल। जी जी बिल्कुल, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, आप समझ आ गई होगी आपको। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अफसोस की बात है कि सारे मुस्लिम ममालिकों के सरबरा फौज के होकर आप सारे छुप कर बैठे हो। आपको शर्म नहीं आती कि हमारे इसराइली भाई, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जलीलो ख्वार ऐसे शहीद किए जा रहे हैं? कितने अफसोस की बात है। आपको लगता है कि हम आज़ाद है? हम मुस्लिम ममालिक बिल्कुल आज़ाद नहीं है। हम पूरी तरह से यहूदियों के, अमेरिका के गिरफ्त में फंस चुके हैं। हमें एक वक्त लगेगा और हमें अपना ईमान ताज़ा करना पड़ेगा। और मैं सबको ये हिदायत करता हूँ और मशवरा देता हूँ कि आप हमारा मंशूर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बहुत चेंज नजर आएगी दूसरी पार्टियों के। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका नाम क्या है? ज़ियाउर रहमान फारूकी। ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब, आप इस पार्टी का बाकायदा हिस्सा हैं? आप सियासी कारकुन हैं इस पार्टी के? नहीं सर, मैं इस पार्टी का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ पे आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो माशाल्लाह यहाँ का मैंने माहौल देखा, लेकिन मैं इस अपने पैगाम के ज़रिए इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोग्राम हो रहा है शेर सियालवी साहब का, इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, इन जलसों के बजाय, हम इन रैलियों के बजाय अगर हम फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ खड़े रहें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो हमें चाहिए कि हम इस मकसद के लिए इलेक्शन को छोड़ें। इलेक्शन से हमें क्या मिलना, क्या लेना, क्या अगर देना। वो पावर में आ जाएंगे तो स्टेट लेवल के ऊपर इकदाम कर सकेंगे, लेकिन अभी शहीर सियालवी साहब को मज़ीद इनको अभी बहुत टाइम चाहिए, तो अभी तो यकदम ये ऊपर नहीं आ सकते। सर आप तो बड़ा दिल है आपका कि आप जलसे में खड़े होकर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशाइन चीज़ है। बहुत अच्छी बात है। शहीद सियालवी साहब की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिसने आपको मजबूर किया कि आप अपने दोस्तों के हमरा अपना विकेट कुर्बान कर इस जलसा गाह में आ जाएं? शहीर सियालवी साहब की माशाल्लाह एक ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने नौजवानों को अपने साथ इकट्ठा किया है। जितने भी नौजवान हैं वो उनके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे, आपको बुजुर्ग नज़र नहीं आएंगे, जितने भी नज़र आएंगे सारे नौजवानों को मोबिलाइज किया, जो कि खान साहब ने किया जैसे। जी ऐसे ही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर ये बताइएगा कि आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकेंगे? उम्मीद तो यही है कि 2023 के ये जो आगे जनवरी फरवरी में जो इलेक्शन होने हैं, नहीं फ्री इलेक्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि आलमी इदारों का हम पे प्रेशर ही इतना है कि हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। सवाल ये है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? बैलेट पेपर पे आपको बल्ले का निशान नजर आता है? नहीं, अभी तो हमें यही लग रहा है कि भाई इस वक्त नवाज शरीफ ही आगे आएगा, और तो मुश्किल है कोई नजर आए। आपको इस निज़ाम से कोई उम्मीद बाकी नहीं है? उम्मीद हमारा ये इस्लाम ही है, कलमे के नाम पे ये मुल्क बना है, तो हम यही चाहते हैं कि जो भी आएगा वो कलमे के नाम को फ़ख्र से बुलंद करे और इसी को आगे जो है ना। एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का जो सपोर्टर और वर्कर है वो ज़्यादा अवेयर्ड है, वो ज़्यादा एजुकेटेड है TLP से। क्या आप वाकई समझते हैं कि ऐसा वाकई है? आजकल तो आप हर एक को देखें तो हर एक ही एजुकेटेड है, हर एक के हाथ में सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की वजह से प्रोपेगेंडे का शिकार भी तो हो रही है आवाम। ऐसे देखा जाए तो फिर हर एक ही फिर प्रोपेगेंडे का वो शिकार ही है। आप जिसको देखें, मीडिया वालों को देखें तो वो भी शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।